जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रपति से संबंधित सारे प्रश्नों को यहाँ पे हम क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे और उससे संबंधित सारे फैक्ट्स को जानने का यहाँ पे हम प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ, सब्र के साथ वीडियो को अंत तक देखें। हम 1 बाय 1 करके क्वेश्चन के साथ सारे फैक्ट्स को यहाँ पे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है, कथन और कारण दे रखा है। चलिए हम देखते हैं। पहला कथन है, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। बिल्कुल अप्रत्यक्ष ही होता है। कारण दे रखा है यहाँ पे, एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो सदन के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो यह बिल्कुल भी दोनों बातें सही कही गई है, ध्यान देंगे। आर्टिकल 54 के अनुसार निर्वाचन गणों में सदन के दोनों सदन, मतलब दोनों सदनों से तात्पर्य हैं लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान देंगे, निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और विधानसभा मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है हर राज्य में, वो विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। और दोस्तों एक बात और भी याद ध्यान देंगे कि जो 70वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पुदुचेरी को भी यह अधिकार दे दिया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वह भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। दिल्ली और पुदुचेरी दो आपके यूटी हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसमें आर्टिकल की हम बात करेंगे तो 54 आर्टिकल के तहत चीज़ें कही गई हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान देंगे। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। याद रखिए, यानी कि एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली और अनुपातिक मत प्रणाली, दोनों इसका ऑप्शन सही होगा। ध्यान देंगे, भारत का राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। और ऐसे निर्वाचन का जो मतदान होता है पूरी तरह से गुप्त होता है। इन सारी बातों का जिक्र जो है चुनाव से, मतलब मतदान से प्रक्रिया से संबंधित राष्ट्रपति का जो है अनुच्छेद हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, वो है 53 के तहत। दोस्तों याद रखिएगा, 52 आर्टिकल कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के तहत कही गई है। और 53 की हम बातें करेंगे तो 53 के तहत कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और इसका जो प्रयोग जो होगा इस संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा राष्ट्रपति करेगा। तो ये बात 53 में कहा गया है, याद रखिएगा। 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और चुनावी कई बात होगा तो इसमें एकल हस्तांतरित मत प्रणाली और अनुपातिक मत, ये दोनों बिल्कुल दोनों बातें सही कही गई हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं। याद रखिएगा, इस 70वां संविधान संशोधन के तहत जो है दिल्ली और पुदुचेरी को, ये 2 यूटी हैं। याद रखिएगा, 2 यूटी हैं फिलहाल अभी प्रेजेंट में, 8 हमारा यूटी हैं। याद रखिएगा, भी ध्यान दीजिएगा। ये 70वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए अधिकार दे दिया गया। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा हो, राज्यसभा हो और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा कि निर्वाचित जो होता है चुनाव प्रक्रिया में तो भाग लेते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति पे जब महाभियोग चलता है तो महाभियोग प्रक्रिया में, मतलब हटाने की प्रक्रिया में, ये दिल्ली या पुदुचेरी इसमें शामिल नहीं होगा। तो इस चीज़ को अभी आगे क्वेश्चन के रूप में आएगा, बाकी हम देखेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। दोस्तों याद रखेंगे, इसमें पूछ रहा है उम्मीदवारों को प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम, तो इसमें राइट आंसर नहीं दे रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवारी के लिए कम से कम 50 जो है, देखिए कम से कम 50 निर्वाचकों, मतलब निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों का प्रस्तावक होना आवश्यक है, तथा साथ ही साथ 50 निर्वाचकों, मतलब निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों द्वारा इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना भी जरूरी है। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुसमर्थक बिल्कुल जरूरी है, दोनों 50-50 ही है, याद रखिएगा इसको।
इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो इस तरह से इसका आंसर 50-50 होगा, आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही है, करिए, करते हैं। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य जो होता है अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। ठीक है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत दे रखा है। बाकी ये स्टेटमेंट जो दे रखा है दोस्तों, प्रत्येक एमएलए का जो वोट होता है प्रत्येक राज्य के अलग अलग उसका वैल्यू होता है, बिल्कुल वैल्यू होता है, क्योंकि ये जो है वोट का जो प्रतिशत निकलता है ये जनसंख्या पर डिपेंड करता है। तो किसी भी राज्य का जनसंख्या या सीटों की संख्या सेम नहीं है, तो उस हिसाब से इसको निकाला जाता है। इस तरह से इसका जो है मूल्य भी अलग अलग होना निश्चित है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही होगा, ये वाला गलत दे रखा है, तो इसका इस तरह से ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। याद रखिएगा, जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। तो किस कंडीशन में नहीं होगा, तो इसको याद रखिएगा, वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्य, मतलब याद रखिएगा प्रेसिडेंट के निर्वाचन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो लोकसभा करता है, राज्यसभा करता है और विधानसभा राज्य का करता है। तो इसमें जो हो गया ये तीन जो है पार्टिसिपेट करता है। विधानमंडल के उच्च सदन मतलब हो गया विधान परिषद हो गया, हर एक राज्य में 7-8 राज्यों में भी विधान परिषद है, तो वो जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यदि मुख्यमंत्री यदि उच्च सदन के मेंबर होंगे तो पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के मेंबर ही, निर्वाचित सदस्य ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उच्च मतलब राज्य विधानमंडल का जो उच्च सदन होता है मतलब विधान परिषद होता है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इस तरह से यदि मुख्यमंत्री भी उच्च सदन का यदि सदस्य होगा तो वोट देने या चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने में बिल्कुल पूरी तरह से असक्षम होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के वोटों की जो संख्या होता है उस राज्य के जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या के द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होता है। वर्तमान स्थिति में 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 के जनगणना से। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से आशय मतलब 1971 की जनगणना के द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या से है, ऐसा वर्ष 2000 तक मतलब निर्धारित किया गया था। जो 84th अमेंडमेंट 84th मतलब अमेंडमेंट के तहत 2001 में 2026 तक के लिए जो क्या है, जो सीटों की जो संख्या है वो फिक्स कर दिया गया है। इन सारी बातों का जो जिक्र किया गया अनुच्छेद आर्टिकल 55 में। तो इसको याद रखिएगा, 84th संविधान अधिनियम के तहत 84th संविधान अधिनियम 2001 के द्वारा इसे 2026 तक के लिए निर्धारित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 55 में स्पष्टीकरण में इस बात का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह की इतनी बात इसमें ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या पे तय होता है, कुल भागफल का 1000 से गुणा करने पे यह पूरा प्राप्त होता है। तो इतनी बातों को आप इसमें ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, इसमें पूछ रहा है। आवश्यक नहीं है, ध्यान देंगे, आवश्यक नहीं है। तो इसमें हो जाएगा संसद में चुने जाने की योग्यता, यह सही है। 35 वर्ष आयु भी सही है। देश का नागरिक भी सही है। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। याद रखिएगा, नेता मंत्री बनने के लिए पढ़ा लिखा होना उतना कंपलसरी जरूरी बात में से नहीं है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल 58 का 1 के तहत जो है राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए जो अर्हताएं हैं उसका उल्लेख किया गया 58 का 1 के तहत, जिसके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। याद रखिएगा इस चीज़ को। आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। संसद के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो व्यक्ति, देश का नागरिक हो, इतनी सारी बातें होना चाहिए उम्मीदवार के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद होता है
तो उस विवाद से संबंधित सारा जो मामला देखिएगा आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा देखा जाएगा, याद रखिएगा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से कोई भी विवाद होता है, कोई भी मसला होता है, तो अनुच्छेद, याद रखिएगा, अनुच्छेद यहाँ पे 71(1) के तहत जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा वह सर्वोपरि होगा। इस तरह से याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव से कोई भी विवाद, किसी तरह का मैटर फंसेगा तो वह सर्वोच्च न्यायालय इस पर सुनवाई करेगा और इसका जो निर्णय होगा सभी के लिए मान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु देखिए इसमें क्या होगा कि निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता, देखिए एक संसद जो है अथवा विधानसभा का जो सदस्य है राष्ट्रपति का निर्वाचित बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हाँ, जिस दिन से वह निर्वाचित हो जाता है राष्ट्रपति के पद पे, तो उस दिन से क्या उसको समझा जाएगा कि जो पहले से पद ग्रहण किया था उस पद को रिक्त समझा जाएगा। इस चीज़ को ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 5 वर्षों तक अपने पद पे रहता है, याद रखिएगा 5 वर्षों तक रहेगा। कब तक रहेगा? अपने पद ग्रहण के दिन से। आर्टिकल 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक की अवधि तक अपने पद धारण करेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, जिस दिन राष्ट्रपति ओथ लेगा उस दिन से लेके 5 साल तक वह पद पर अपना बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उसके पद से हटाया जा सकता है, याद रखिएगा संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया जो है लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कहीं पे भी चलाकर पूरी तरह से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि संविधान का अतिक्रमण करता हुआ पाया जाता है राष्ट्रपति साहब, तो उन्हें इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग की प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 61। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अभी हम बात किए थे 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। सदन मतलब लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, कहीं पे भी, इसको याद रखिएगा, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कहीं पे भी यह प्रक्रिया स्टार्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो याद रखिएगा महाभियोग सदन के दोनों सदनों, मतलब आपका दोनों मतलब हो जाएगा लोकसभा हो जाएगा लोअर हाउस, राज्यसभा हो जाएगा अपर हाउस में, कहीं पे भी यह प्रक्रिया चलाया जा सकता है। उस तरह से बहुमत के द्वारा पास हो जाने पे राष्ट्रपति का पद को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? याद रखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाने से पहले कम से कम 14 डेज बिफोर राष्ट्रपति को हमें सूचित करना होगा, सूचना देना होगा कि आप यह प्रक्रिया चलाया जा रहा है। उसे अपनी बात रखने के पूरी दिया जाएगा। तो इस तरह से 14 दिन पहले उसे इन्फॉर्म करना जरूरी होगा। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ध्यान देंगे। 14 डेज बिफोर उन्हें सूचित करना बिल्कुल भी जरूरी होगा, इसके बाद ही यह प्रक्रिया संपन्न हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु महाभियोग में अधिकार का भाग नहीं रखता है? तो याद रखिएगा, राज्य के विधानसभा जो था राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले रहा था, लेकिन यहाँ पे महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा। आर्टिकल 61 महाभियोग इम्पीचमेंट से संबंधित है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया जो संपन्न होता है वह लोकसभा, राज्यसभा में होता है। तो इस तरह से राज्य की जो विधानसभा होता है महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाते। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, हम राज्य के विधान परिषद हो गया, तो राज्य के विधान परिषद तो ना चुनाव के में भाग लेता है ना महाभियोग में भाग लेता है। तो चीज़ को आप याद रखिएगा, विधान परिषद का इसमें कहीं पे भी रोल नहीं है, तो विधान परिषद तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है,
ये जो प्रक्रिया है महाभियोग का अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 61 के अनुसार महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद के द्वारा चलाई जाती है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान देंगे, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है यह महाभियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र या पदच्युति या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का नहीं निभा पाता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? तो हो जाएगा दोस्तों 6 माह। याद रखेंगे, अनुच्छेद 62 के 2 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग या पदच्युति या अन्य कारणों से हुई उसके पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन जो है रिक्त तिथि से 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। अर्थात 65 के 1 अनुच्छेद 65(1) के तहत ऐसी दशा में जो होगा उपराष्ट्रपति जो होगा 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और उपराष्ट्रपति वाला जो पद होगा, उपराष्ट्रपति के पद में जो राज्यसभा के जो पदेन सभापति होता है वो कर्तव्य को, वो कार्य को नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से 6 माह तक वह फुल मतलब पूरी तरह से राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 माह के अंदर चुनाव करना अनिवार्य होगा, 6 माह के अंदर चुनाव करवा लिया जाएगा यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये वाला एग्जाम में पूछ लेता है। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हम क्वेश्चंस के माध्यम से सारे फैक्ट्स जो प्रेसिडेंट से इंपॉर्टेंट है उसे हम कवर करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। आप अंत तक बिल्कुल भी देखें क्वेश्चंस को। चलिए इसका हम देखते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल ना हो तो फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? देखिए कितना ये यूपीपीसीएस हो गया, आरएएस हो गया, प्री यूपीआरओ में काफ़ी जगह क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। याद रखिएगा, यदि राष्ट्रपति मान लीजिए किसी स्थितिवश यदि नहीं अवेलेबल हो और उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं हो तो उस कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि मान लीजिए एक पल के लिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी यदि अवेलेबल नहीं हो तो फिर मतलब सर्वोच्च न्यायालय का जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उस व्यक्ति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जा सकता है संसद के द्वारा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यदि अवेलेबल ये भी नहीं रहते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का जो भी सबसे सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनमें से किसी एक को जो होता है संसद राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बैठा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53। के तहत जो है संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। 53 अनुच्छेद के तहत ये बातें कही गई है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है। भारतीय संविधान के समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है दोस्तों, राष्ट्रपति में निहित है, इसको भी ध्यान देंगे। समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होता है। एग्जीक्यूटिव हेड होता है राष्ट्रपति, जिस तरह से समस्त कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होता है। जितने भी डील होते हैं अंतर्राष्ट्रीय हो तो राष्ट्रपति के नाम पे ही होते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। 53 आर्टिकल 53 के तहत सारी बातें कही गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनाव कीजिए। तो देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। अभी हम पढ़े थे कि संघ के जो कार्यपालिका शक्ति होता है प्रधानमंत्री में नहीं बल्कि राष्ट्रपति में, मतलब प्रेसिडेंट में निहित होता है, प्रधानमंत्री में निहित नहीं होता है।
तो यह गलत स्टेटमेंट दे रखा है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा ओथ सेरेमनी के तहत ओथ कराई जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होता है, बिल्कुल मंत्रिपरिषद के सबसे प्रधान हेड होता है प्रधानमंत्री। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, जरूरी नहीं है। यदि मान लीजिए यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का हाउस का मेंबर नहीं है तो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, और बल्कि उसे 6 महीने के अंदर जो है किसी भी हाउस का सदस्यता लेना अनिवार्य होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो वह बिल्कुल बन सकता है। यदि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं भी, किसी भी अननोन व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर में उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्यता लेना अनिवार्य होगा। यदि नहीं ले पाता है तो फिर वह पद पे बने रहने का योग नहीं होगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस तरह से जो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 सही होगा। 2, 3, 4 इसका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो इसको याद रखिएगा, राष्ट्रपति तभी भंग कर सकता है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का अनुशंसा पर ही भंग कर सकता है, अपनी मन से भंग नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 74(1) के अधीन, अर्थात तो यह वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर ही कर सकता है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री भी शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी मतलब सभी कैबिनेट प्लस राज्य मंत्री प्लस उप मंत्री शामिल होते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को याद रखिएगा। मंत्रिमंडल में की अनुशंसा पे ही लोकसभा को भंग राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त बैठक होता है तो उसकी आहुति जो होता है, आहूत होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन जिसकी जो होता है जो ज्वाइंट सेशन जो होता है, ज्वाइंट सेशन, इसका जो होता है आर्टिकल हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता जो होगा लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर इसकी अध्यक्षता करेगा, लेकिन सेशन का जो आहूत जो करेंगे राष्ट्रपति करेंगे पहले, इसके बाद इसकी जो अध्यक्षता होगा लोकसभा के स्पीकर करेंगे, आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था आपका भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। इसको ध्यान में रखेंगे। 1986 में राष्ट्रपति थे उस टाइम ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का जो प्रयोग किया था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 1986 में जैल सिंह उस टाइम के राष्ट्रपति थे, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ज्ञानी जैल सिंह उस टाइम के राष्ट्रपति थे। भारतीय डाकघर अधिनियम पे उस टाइम इन्होंने वीटो का इस्तेमाल पहली बार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है? तो वो अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 111, इसको याद रखेंगे, 111 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत का यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति को रोक देगा। यह पूरी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसमें जो है धन विधेयक को छोड़कर, याद रखिएगा, धन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक को पुनः विचार हेतु सदन को लौटा सकता है, धन विधेयक को छोड़कर। इस तरह से आर्टिकल 111 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो हो जाएगा विधेयक की स्वीकृति के समय राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद का सलाह लेना आवश्यक नहीं है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है, जिसका उपयोग जो है मंत्रिपरिषद की सलाह से मुक्त होकर करता है। अतः किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में वापस भेजना और किसी विधेयक को रोककर अपने पास रखना स्वविवेक शक्ति उसके पास प्राप्त है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। या तो उपयोगी सहमति दे सकता है या संसद को पुनः विचार के लिए वापस लौटा भी सकता है। यह पूरी तरह से स्वतंत्र है, इसमें मंत्रिपरिषद का कोई बाध्यता नहीं होता है, पूरी तरह से वह उसका अपना निर्णय डिसीजन होता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। विधेयक पर स्वीकृति देने के मामले में मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो वो हो जाएगा इसमें अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। इसका आर्टिकल हो जाएगा 1, 2, 3, जिसको ध्यान दीजिएगा। जब किसी परिस्थितिवश लोकसभा राज्यसभा नहीं चल रहा हो तो उस स्थिति में यदि समय की मांग हो, ज़रूरत के हिसाब से यदि कोई कानून बनाना अनिवार्य हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। वह अध्यादेश जो होगा पूरी तरह से कानून होगा, कानून के समान होगा। तो यह जो शक्ति है राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसी शक्ति को विधायी शक्ति के रूप में हम जानते हैं। यह जो शक्ति है अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। तो इतनी बात इसमें ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो याद रखेंगे इसको हो जाएगा 6 सप्ताह के अंदर उसे हाउस से पास कराना अनिवार्य होगा। यदि वह 6 सप्ताह के अंतर्गत वह पास नहीं कराया जाता तो उस बिल को, उस कानून को निरस्त कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति को अध्यादेश जो होता है सत्र शुरू होने से, मतलब इसमें टोटल हो जाएगा आपको 6 सप्ताह। इसका आंसर हो जाएगा 6 मंथ, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह हो जाएगा। 6 सप्ताह हो जाएगा, 6 मंथ 6 सप्ताह, मतलब सबसे ज़्यादा एक अध्यादेश नियम के कानून के रूप में सबसे मैक्सिमम टाइम तक, मतलब 6 मंथ। एक हाउस जो होता है सेशन जो होता है, एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में जो गैप होता है तो 6 माह से अधिक गैप नहीं हो सकता। मतलब कुल मिलाकर 1 साल में 2 सेशन होना अनिवार्य होता है। तो उस तरह से 6 माह का मतलब एक मान लीजिए 6 माह और 6 सप्ताह का अंतर्गत मैक्सिमम इसका समय होता है। एक अध्यादेश का मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है। यदि हाउस शुरू हो जाने की स्थिति में 6 सप्ताह के अंतर्गत इस कानून को पास करा लिया जाता है। यदि नहीं पास कराया जाता है तो खुद ब खुद यह नियम, यह कानून ख़त्म मान लिया जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। यदि पूछेगा कि एक अध्यादेश मैक्सिमम समय तक कितने कानून के रूप में रहेगा मैक्सिमम समय तक, तो 6 माह 6 सप्ताह हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, 6 माह 6 सप्ताह। और हाउस शुरू हो जाने के बाद यह 6 सप्ताह तक कानून के रूप में रहेगा यदि हाउस में पास नहीं हो पाता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? उसका हो जाएगा वित्त आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा। अनुच्छेद 280, इसको याद रखेंगे, 280 का 280 के तहत वित्त आयोग का अध्यक्ष का जो नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी भी नियुक्ति 239 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? इसका सब आंसर हो जाएगा सभी। राष्ट्रपति जो है सभी का नियुक्ति करता है। भारत की महान्यायवादी हो जाएगा आपका अनुच्छेद याद रखिए 76 हो जाएगा। महानियंत्रक महालेखक परीक्षक इसका हो जाएगा आर्टिकल 148, ध्यान रखेंगे 148 हो जाएगा। राज्यपाल का हो जाएगा 155। ये तीनों की जो नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा ही कराया जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। महान्यायवादी 76 हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा 148 अनुच्छेद। और एक राज्यपाल हो जाएगा, राज्यों का राज्यपाल 155 के तहत हो जाएगा। जो इसकी तीनों की जो नियुक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह राज्य का मुख्यमंत्री की नियुक्ति करे। राज्य का मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति बल्कि नहीं करता है, यह जो है गवर्नर के द्वारा, याद रखिएगा राज्यपाल हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा कराया जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति होता है इसका अनुच्छेद याद रखिए 164 के तहत, 164(1) के तहत जो है राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति जो होता है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो यह जो स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा। बाकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही है। देश के किसी भाग में आपातकाल की स्थिति लागू कर सकता है, इसका आर्टिकल हो जाएगा आपका 352 के तहत कहीं पे कर सकता है। रक्षा बल सर्वोच्च कमांडर भी होता है, प्रधान की नियुक्ति करता है। ये बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट गलत दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143, 143 राष्ट्रपति को विधि या तथ्यों के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आर्टिकल 143 के तहत जो है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के से परामर्श प्राप्त कर सकता है या उसके शक्ति में से एक शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सके। यह अधिकार नहीं प्राप्त है। इसकी नियुक्ति तो कर सकता है लेकिन वह हटा नहीं सकता है, याद रखिएगा। यदि कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसा हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल संख्या का बहुमत के द्वारा उसे हटाया जा सकता है, याद रखेंगे इस चीज़ को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के द्वारा यह प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति नहीं बल्कि संसद के द्वारा हटाया जाएगा अपनी कुल संख्या का बहुमत के द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा पास हो। तो इस तरह से इस चीज़ को पास माना जाएगा और राष्ट्रपति के इसमें कोई अधिकार नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक, तो ये हो जाएगा आपका न्यायिक शक्ति है। अनुच्छेद 72 के तहत याद रखिएगा, क्षमा यातना का आर्टिकल याद रखिए, काफ़ी वाला इम्पोर्टेंट है। 72 याद रखिएगा। 72 अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि तथा कुछ मामले में दंडादेश को निलंबन, परिहार या लघुकरण की न्यायिक शक्ति भी प्राप्त है। तो यह पूरी तरह से न्यायिक शक्ति ही है राष्ट्रपति का। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। 72 के तहत वह किसी भी दोष को क्षमा कर सकता है, लघु कर सकता है या परिहार कर सकता है। इसके तहत वह उसे अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो अनुच्छेद भी ध्यान में रखेंगे 72 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका वित्तीय बिल का, जो वित्तीय बिल होता है, बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये बिल्कुल अधिकार नहीं है। इसको ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरह पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकते हैं। इस बिल को नहीं लौटा सकते हैं क्योंकि जो वित्त संबंधित बिल होता है राष्ट्रपति के परमिशन से, राष्ट्रपति की आज्ञा के बाद ही इस बिल को हाउस में पेश किया जाता है। तो इस मामले में वह अपना वो पहले ही अपना समर्थन दे चुके होते हैं, पहले ही अपना वो निर्णय दे चुके होते हैं, तो बाद में उन्हें पुनः विचार करने की बात ही नहीं बनती। तो इस तरह से राष्ट्रपति के पास शक्ति इसमें नहीं होता क्योंकि जो धन विधेयक या वित्त बिल से संबंधित जो भी बिल आते हैं लोकसभा में, तो उस बिल लाने से पहले राष्ट्रपति का समर्थन, राष्ट्रपति को उस पर समर्थन होना या पहले ज़रूरी होता है। उनके समर्थन से ही इस बिल को हाउस में रखा जाता है। फिर यह बिल लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाने की स्थिति में इस बिल को पास माना जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही निहित है। तो इस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनको देखते हैं। राष्ट्रपति संसद का भाग है, यह सही है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकते हैं, ये भी सही है। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा, राज्यसभा तो है ही और प्रेसिडेंट, बिना ये तीनों के सहमति के बिना कोई भी कानून नहीं बनता है। तो इन चीज़ को याद रखिएगा। लोकसभा, राज्यसभा से पास होने के बाद कोई भी बिल पे राष्ट्रपति के सहमति होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति की बिना सहमति के कोई भी कानून नहीं बन पाता। तो राष्ट्रपति के समर्थन के इसमें काफ़ी ज़रूरत होता है। तो इस तरह से संसद का पार्ट राष्ट्रपति भी होते हैं क्योंकि बिना राष्ट्रपति के कोई भी कानून बन ही नहीं सकता। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की सहमति से ही कोई भी बिल राष्ट्रपति
स्वीकृति देते ही वह कानून बन जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ए या आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, तो हो जाएगा सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी जो हैं सर्वसम्मति से मतलब निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं जिनका जो कार्यकाल था 1977 से लेकर 1982 तक था। इसको याद रखेंगे, 1977 से लेकर 82 तक इनका कार्यकाल था। यह पूरी तरह से निर्विरोध जीते थे। इसको याद रखिएगा, निर्विरोध। नीलम संजीव रेड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन थे, तो हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। दिए गए विकल्पों में नीलम संजीव रेड्डी ही एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे थे। बाकी जो तीनों, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकटे रमन जो थे, डॉक्टर राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति बने थे। नीलम संजीव रेड्डी उपराष्ट्रपति नहीं थे, ये डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। 1962 से लेकर 1967 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है, तो हो जाएगा वीवी गिरी। इसको ध्यान रखेंगे। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध में रहे हैं। वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष के रूप में कार्य किए हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा, वीवी गिरी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। याद रखिएगा, इसमें एपीजे अब्दुल कलाम जो थे 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। 2002 से लेकर 2007 तक ये अपने पद पे रहे थे। कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन नाम की संज्ञा दी गई थी। याद रखिएगा, इनके निर्देशन में काफ़ी मिसाइल कार्यक्रम किए गए थे। उसमें आपको कुछ फेमस है, भारत के त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि जैसे मिसाइलों का विकास इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। इनके क्षेत्र में आत्मनिर्भर का बल मिला था। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस एम हदियतुल्ला जो थे। याद रखिएगा, जस्टिस एम हदियतुल्ला 20 मई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। इसको याद रखिएगा, ये पहले न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए हैं, जस्टिस एम हदियतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किया था, राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन जो किया था, इसको याद रखेंगे, एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश वास्तुकार थे एडविन लुटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया गया था। यह भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। इस भवन के निर्माण के पश्चात इसे वायसराय आवास के रूप में जाना जाता था। 15 अगस्त 1947 को इसका नाम परिवर्तित करके सरकारी आवास यानी गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया। 21 जून 1948 को सी राजगोपालाचारी इस सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बने थे। इसको याद रखिएगा, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय से इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाता है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल से जुड़ जाएं। इस तरह से हम अच्छे से यहाँ पे रोज़ वीडियोस अपलोड करते हैं, रिवीजन करते हैं, काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।